नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है। आज अपना टॉपिक होगा राजस्थान की जलवायु। ठीक है, अपन ने जो रीट भर्ती परीक्षा है, राजस्थान पुलिस, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितनी भी तमाम भर्तियां राजस्थान की, सभी में राजस्थान का जीके आता है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद में अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे दोस्तों। साथ साथ में हिस्ट्री के टॉपिक भी और पॉलिटिकल भी आपको करवाई जाएगी। इसके साथ साथ संस्कृत के वीडियोज भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में बेल आइकन घंटी का निशान है, उसको भी आप जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो उपलब्ध हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी जरूर करना और दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, मैं आपको सभी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों, जहां तक कोशिश हो सके। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन सी राजस्थान की जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोपेन, त्योहार्था है, थॉर्नवेट है, उन सभी का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक शब्द है आपको जलवायु, और एक क्या है मौसम। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो मौस शब्द है वो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना हुआ है। अरबी भाषा के मौसमी शब्द से आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो अपन बात करें मौसम किसको कहते हैं, कि वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्था होती है, थोड़ी देर के लिए जो अवस्था होती है, मान लीजिए कभी बादल आ गए, कभी वर्षा हो गई, ठीक है, अचानक आंधी आ जाती है, ठीक है, कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस क्षणिक अवस्था को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात मेरी, कि वायुमंडल की जो क्षणिक अवस्थाएं हैं, अपन जिस वायुमंडल में रहते हैं, वायुमंडल के बारे में आप जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है वायुमंडल के बारे में, तो मैंने एक वीडियो उपलब्ध करवाया है वायुमंडल ये जो संरचना है, संगठन है, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी जो प्ले लिस्ट में जाकर के अपना वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल की क्षणिक जो अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, जैसे तापमान बढ़ना, तापमान कम होना, अचानक वर्षा आ जाना, ठीक है, बादल हो जाना, हवाएं चलना, तो ये जो क्षणिक अवस्थाएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और जलवायु हम किसको कहते हैं, जलवायु किसको कहते हैं, लंबे समय तक मौसम की एक जैसी दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। लंबे समय तक मौसम की एक जैसी दशाओं के योग को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जैसे लंबे समय तक मौसम क्या रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, जलवायु कह सकते हैं। ठीक है, लंबे समय का मतलब कम से कम 30-35 वर्षों तक, तो एक जैसी जो दशाएं रहती है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब राजस्थान की अपन आज जलवायु पढ़ेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं को समझेंगे, और राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु कैसी, उपोष्ण कटिबंध है। किस प्रकार से, मैं आपको बताऊंगा उपोष्ण कटिबंध किस प्रकार से है। ठीक है, तो देखो अपन ऋतुएं जानेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऋतुएं, राजस्थान की ऋतुएं। अगर राजस्थान की ऋतुओं की बात करें तो राजस्थान की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं राजस्थान में, सबसे पहले बात करें तो ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। दूसरी बात करें वर्षा ऋतु, तीसरी बात करें शीत ऋतु। 3 ऋतुओं में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले बताएं कि ऋतुओं में अगर देखें तो ग्रीष्म ऋतु का समय क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मार्च से लेकर के मध्य जून तक, मार्च से लेकर के मध्य जून तक, मार्च से लेकर के मार्च से मध्य जून तक कौन सी ऋतु होती है, मध्य जून का मतलब 15 जून तक, मध्य जून तक। ठीक है, वर्षा ऋतु कब से कब होती है, वर्षा ऋतु कब होती है, उसके बाद में बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के
मध्य जून से लेकर के सितंबर तक, मध्य जून से लेकर के कौन से महीने तक, सितंबर। फिर शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु कब से कब तक होती है, ये अक्टूबर से कब तक, फरवरी तक। ठीक है। मार्च से मध्य जून तक, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु, और फिर अक्टूबर सितंबर के अंत तक, और फिर अक्टूबर से लेकर के फरवरी के अंत तक कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। अब इसका भी विभाजन किया गया, वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु को भी दो भागों में बांटा गया है, वर्षा ऋतु को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक ग्रीष्मकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन, और एक कौन सी है, शीतकालीन। शीतकालीन वर्षा, वर्षा जो ऋतु है उसको भी दो भागों में बांटा, एक तो ग्रीष्मकालीन वर्षा और एक शीतकालीन वर्षा। अब ग्रीष्मकालीन के भी दो भाग किए गए, एक अरब सागर से आने वाली मानसून से वर्षा, और एक जो बंगाली खाड़ी की शाखा से होने वाली वर्षा, उसको भी दो भागों में बांटा गया, उसका अपन आगे चर्चा करेंगे। फिर देखो अक्टूबर से फरवरी तक है शीत ऋतु, उसमें अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है उसको बोलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन का काल, मानसून प्रत्यावर्तन का काल, मानसून प्रत्यावर्तन का काल, लौटते हुए प्रत्यावर्तन का काल। अक्टूबर और नवंबर का महीना, अक्टूबर और नवंबर, ये दो महीने क्या है, मानसून प्रत्यावर्तन का काल, लौटते हुए मानसून का समय। और अगर शीत ऋतु की बात करें तो मुख्यतः जो शीत ऋतु होती है वो मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक मुख्य जो शीत ऋतु है। मुख्य शीत ऋतु की बात करें, मुख्य अगर शीत ऋतु की मैं बात करूं तो वह मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। ये देखो यहाँ तक इतनी बात हो गई। अब अपन इस ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से ऋतुएं परिवर्तन होती हैं और कैसे कैसे ऋतुएं भारत और राजस्थान के अंदर आती हैं और किस प्रकार से वर्षा होती है, ये सभी आज अपन इसमें चर्चा करने वाले वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है। भारत वाले जलवायु में आप देखना, उसमें आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं देखो यहाँ से ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है। अब ये देखो, ये पृथ्वी एक ग्लोब है, ग्लोब का जनक है वो मार्टिन बेहम था। तो ये जो ग्लोब है, पृथ्वी है अपनी। अब इस पृथ्वी को सबसे पहले आपको ये देखना है कि विषुवत रेखा है। अगर आपको रेखाओं के बारे में नहीं आ रहा है तो मैंने रेखाओं का वीडियो डाला है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है, सूर्य के बारे में, सारी चीजें डाली हुई है चैनल के ऊपर, आप देखना प्ले लिस्ट में। तो ये देखो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री विषुवत रेखा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच गुजरती है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये राजस्थान के यहाँ बांसवाड़ा से गुजरती है कर्क रेखा। ये देखो यहाँ से गुजरती है, ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा जो राजस्थान के बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है, कुशलगढ़ से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, और भारत के बीचों बीच और राजस्थान के यहाँ से गुजरती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये है मकर रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा। ठीक है। ये तीनों रेखाओं के बारे में आपको मालूम है। अब देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य का इसमें क्या है, विशेष योगदान है कि कब सूर्य किधर जाता है और कब किधर जाता है। उसी प्रकार से अपनी जो ऋतुएं हैं, जो मौसम है, उसमें क्या आता है, बदलाव आता है। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य की जो किरणें देखो, यहाँ से अपन फोकस करें, देखो यहाँ मान लेते हैं सूर्य, तो सूर्य यहाँ से यहाँ तक चमकेगा। एक बार सूर्य सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, एक बार कहाँ चमकता है, मकर रेखा के ऊपर। सूर्य जो है
चमकने की जो स्थितियां करक और मकर, इतनी दूरी के बीच में सूर्य चमकता है। एक बार करक के ऊपर, एक बार मकर के ऊपर। बाकी सूर्य किरणें जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, देखो यहां से आप एंगल बनाएंगे, देखो यहां से एंगल बनाएंगे तो यहां जैसे सूर्य सीधा चमक रहा है, तो फिर ये जो ध्रुवीय इलाका है, देखो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये है दो भागों में बांटे, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। अब ध्रुवों की ओर सूर्य किरणें क्या पड़ेगी, देखो इधर तिरछी पड़ेगी ऐसे दोनों तरफ। बाकी सूर्य एक बार कर्क रेखा पर चमकता है और एक बार मकर रेखा पर। अब कब कब चमकता है, आपको सबसे पहले तो ये जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। फिर जून के बाद में देखो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर को सूर्य कहाँ जाता है, विषुवत रेखा के ऊपर। सूर्य कहाँ जाता है, विषुवत रेखा। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकेगा, मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकेगा, मकर रेखा पर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, देखो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। 21 मार्च को, 21 मार्च के दिन सूर्य कहाँ चमकेगा, विषुवत रेखा के ऊपर। 21 मार्च को सूर्य कहाँ चमकेगा, वापिस विषुवत रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर चमकेगा। अब देखो फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून। जून पर वापिस कहाँ गया सूर्य, यहाँ पर आ गया। कौन सी रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है। आगे होगी आपकी बात समझ में। जून को एक बार वापिस समझेंगे। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर को यहाँ जाता है, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर चमकता है। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, 21 मार्च को यहाँ चमकेगा। और फिर अप्रैल, मई और जून, 21 जून को वापिस 3 महीने मतलब 6 महीने में जाते वक्त आते वक्त दोनों वक्त सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर चमकता है। सूर्य एक बार कर्क पर जाता है, एक बार मकर पर, और विषुवत रेखा पर 2 बार सीधा चमकता है, एक बार जाते वक्त और एक आते वक्त, दोनों वक्त सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है। इतनी बात आपकी ध्यान में होनी चाहिए। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिधर सूर्य जाएगा ना उधर ग्रीष्म ऋतु होगी। जिस गोलार्ध में सूर्य जाता है उस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और उसके विपरीत कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। जैसे सूर्य यहाँ चमक रहा है, कहाँ पर, 21 जून को सूर्य कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और राजस्थान के यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, सर्दी की ऋतु होगी। अब देखो सूर्य जब इधर दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर होगा दिसंबर के महीने में, तो इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, तो यहाँ तापमान बहुत ही कम प्राप्त होगा। और दिसंबर के महीने में इधर कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी, और इधर कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ये आपको इतनी बात दिमाग में बैठा लेनी है कि कहाँ कहाँ कब सूर्य जा रहा है, और जिधर सूर्य जा रहा है उधर गर्मी की ऋतु होगी, और जिधर इसके विपरीत में कौन सी ऋतु हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। इतनी बात आपके सबसे पहले दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो इतनी बात मैंने आपको बता दी, शायद समझ में आया होगा आपके। अब बात करते हैं, देखो आगे, जैसे एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य कब चमकेगा, 21 जून को चमकेगा। अब देखो ये कर्क रेखा के ऊपर 21, तो जून के महीने में एकदम क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। अब देखो अपन बात करते हैं राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मध्य जून तक गर्मी की ऋतु होती है, मार्च से मध्य जून तक। अब देखो मार्च के महीने में सूर्य कहाँ होता है, विषुवत रेखा के ऊपर होता है, और जो ही मार्च के महीने में इधर सूर्य आना शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई और जून, और 21 जून तक सूर्य यहाँ तक चमकेगा, यहाँ तक। देखो ये कर्क रेखा राजस्थान में यहाँ तक आ जाएगा 21 जून को। तो जो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है, तो अपने चाहे उत्तरी गोलार्ध कह दो, चाहे भारत कह दो, चाहे राजस्थान कह दो, वहां पर कौन सी ऋतु शुरू हो जाएगी, गर्मी की ऋतु शुरू हो जाएगी। तो आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर गर्मी की ऋतु हो जाएगी। आगे बात सुनने, जो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, देखो मार्च का महीना आते ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध इधर आना शुरू हो जाता है, और इधर आते आते
मध्य जून तक, जो मध्य जून लगभग अगर बात करें तो 21 जून तक सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो उस समय यहाँ पर कौन सी ऋतु हो गई? गर्मी की ऋतु। तो आपको समझ में आ गई होगी गर्मी की ऋतु कब होती है? मार्च से लेकर के मध्य जून तक, ये आपको याद रखना है। जो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है तो गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है, चाहे वो भारत हो चाहे वो राजस्थान हो। ठीक है, दोनों कौन से गोलार्ध में आ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं। ठीक है, अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, और वैसे कौन से गोलार्ध में? इधर ये उत्तरी हो गया और इधर कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि जब मान लीजिए सूर्य इधर आ रहा है, अब जैसे जून का महीना आ गया, ठीक है, जून का महीना आ गया, तो सबसे जो गर्म महीना होता है वो कौन सा महीना होगा? जून का महीना होगा, क्योंकि जून के महीने में सूर्य कहाँ चमकेगा? यहाँ चमकेगा, जून के महीने में कर्क रेखा के ऊपर। तो सबसे गर्म महीना कौन सा हो गया? जून का महीना हो गया, हो गया ना सबसे गर्म। और सबसे ठंडा कौन सा हो गया? दिसंबर का महीना हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो यहाँ आ गया ना, यहाँ कहाँ पर? सूर्य 21 जून। अब देखो ये राजस्थान है, तो राजस्थान है जो ये उत्तरी भारत है, इधर वाला उत्तरी भारत है, तो यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर बलुई मिट्टी पाई जाती है, और बलुई मिट्टी क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस भाग में तापमान क्या हो जाता है? तापमान अधिक हो जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सूर्य जैसे इधर आता है कर्क रेखा के ऊपर, तो तापमान यहाँ राजस्थान के अंदर बढ़ जाएगा। उत्तरी भारत करेगा मतलब उत्तरी भारत में तापमान बढ़ जाएगा, राजस्थान में तापमान अधिक हो जाएगा, और वायुदाब क्या हो जाएगा? वायुदाब कम हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, वायुदाब और तापमान में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। वायुदाब और तापमान में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। जहां तापमान अधिक वहां वायुदाब कम हो जाए, तो यहाँ वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब कम होते ही हवा की एक है कि अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है? हवाएं चलती हैं। अब चारों ओर की हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो जाती हैं, है ना। और यहाँ पर तापमान गर्मियों में 45 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। 45 से 47 डिग्री तक तापमान क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। और कभी कभी तापमान है वो 50 डिग्री तक, 49-50 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है। और यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? धूल भरी आंधियां। कि गर्मियों में यहाँ पर जो धूल भरी आंधियां चलती है उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आगे बात सुने, ग्रीष्म काल में यहाँ राजस्थान के अंदर जो धूल भरी आंधियां चलती है उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आगे बात सुने, और जो भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं? भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बबूलिया। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? भंवर उत्पन्न हो जाता है जब हवाओं में, हवाओं के अंदर जो भंवर उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर हवाएं से गोल घेरे में घूमती हुई और ऊपर की तरफ उड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। आपने देखा होगा। लू गर्म हवाओं को कहते हैं ग्रीष्म काल में चलने वाली। तो ये बात आपके समझ में आ गई, ये ग्रीष्म ऋतु है। अब देखो सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो गंगानगर जिले में चलती हैं। सर्वाधिक आंधियां उस समय गंगानगर जिले में चलती हैं 27 दिन। हनुमानगढ़ में चलती हैं 24 दिन। ठीक है, हनुमानगढ़ में कितनी? 24 दिन। और बीकानेर में कितने दिन चलती हैं? 18 दिन चलती हैं। जैसलमेर में 16 दिन चलती हैं। और सबसे कम कहाँ चलती है? झालावाड़ में कितने दिन चलती है? 3 दिन चलती है। सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती हैं? गंगानगर में कितने दिन? 27 दिन। फिर हनुमानगढ़ में 24 दिन, यहाँ पर 18 दिन, बीकानेर में, जैसलमेर में 16 दिन। और सबसे कम आंधियां कहाँ चलेगी? यहाँ पर चलेगी। आ गई होगी आपके बात समझ में। तो ये अपनी कौन सी ऋतु हो गई? ग्रीष्म ऋतु। अब एक बार मैं थोड़ा सा वापिस रिपीट कर देता हूँ कि जैसे सूर्य मतलब यहाँ मार्च के महीने में यहाँ चमकेगा विषुवत रेखा के ऊपर। अब जैसे सूर्य मतलब उत्तरायण में आना शुरू हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु शुरू हो जाएगी? शीत ऋतु। अब जैसे सूर्य इधर आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ गर्मी की ऋतु स्टार्ट हो जाती है। कब से? मार्च के महीने से, और ये मध्य जून तक रहती है। और जून के बाद में सूर्य वापिस इधर आना शुरू हो जाएगा ना। तब यहाँ पर वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी। तो ये इतने जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर कौन सी ऋतु हो जाएगी? गर्मी की ऋतु। अब यहाँ सूर्य सीधा चमकेगा तो यहाँ तापमान है वो अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होगा तो
यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा और यहाँ चारों ओर की जब हवाएं चलेंगी तो यहाँ पर कौन सी हवाएं, धूल भरी आंधियां चलती है गर्मियों में, गर्म हवाएं चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, उसको हम कहते हैं लू कहते हैं। सबसे ज्यादा आंधियां कहाँ चलेगी, गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ में, यहाँ पर बीकानेर में और उसके बाद में जैसलमेर में, और सबसे कम कहाँ चलेगी, झालावाड़ में चलेगी 3 दिन। ठीक है, इतनी बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी ग्रीष्म ऋतु। अब बात करते हैं अपन अगली ऋतु की कि अगली ऋतु कब आरंभ होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जलवायु के ऊपर मैंने आपको बताया था। तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी, देखो राजस्थान की यहाँ थोड़े से भाग में उष्ण, देखो ये 23.5 से 23.5 यहाँ पर जलवायु कैसी होती है, उष्ण कटिबंध। मैंने एक कटिबंधों का ताप कटिबंध का वीडियो डाल रखा, आप उसको देखना, ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, फिर यहाँ से 66.5 तक यहाँ से शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, और ऊपर वाला कौन सा हो गया, ये शीत कटिबंध हो गया। अब राजस्थान की अपन बात करें तो देखो भारत यहाँ कर्क रेखा से इधर वाला उष्ण कटिबंध में आता है, इधर शीतोष्ण कटिबंध आता है। लेकिन भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी प्रकार की। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी प्रकार। ये कई बार क्वेश्चन आता है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी प्रकार की। और राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई, देखो यहाँ तक तो उष्ण कटिबंध में आ रहा है, और ये जो क्षेत्र है वो कौन से कटिबंध में आता है, 99% भागों शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ये जो 1% भाग ही है जो कर्क रेखा से नीचे वाला, ये तो कौन से कटिबंध में आ गया, देखो उष्ण कटिबंध। ये इतना भाग उष्ण कटिबंध है, तो ये तो उष्ण कटिबंध में आ गया राजस्थान। ठीक है, उत्तर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आ गया। लेकिन राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण। ये उपोष्ण ये मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, या आप एक ताप कटिबंध का मैंने वीडियो डाल रखा, उसको आप देखना। ये राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई, उपोष्ण कटिबंध हो गई, तो ये आप याद रखेंगे। और राजस्थान का जो औसत तापमान है, राजस्थान का जो औसत तापमान है, औसत तापमान की अगर बात करूं, राजस्थान का औसत तापमान कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और गर्मियों में तापमान है वो कभी कभी 50 डिग्री को भी पार कर जाता है, मतलब 49-50 डिग्री के आसपास तापमान है वो हो जाता है। औसत तापमान कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये अपनी ग्रीष्म ऋतु हो गई, आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की, जो मध्य जून से सितंबर के बीच कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है राजस्थान में। ठीक है, अब देखो अपने बात की थी कि जून में सूर्य यहाँ होता है। अब सूर्य किधर शुरू हो जाता है, इधर आना शुरू हो जाता है, इधर आना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, अब एक तो बात करते हैं, देखो ये यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर है, ये इधर बंगाली खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, बंगाली खाड़ी। अब देखो जैसे जून का महीना होता है तो सूर्य यहाँ चमकेगा, इन जो अरब सागर है, बंगाली खाड़ी, और नीचे कौन सा, हिंद महासागर है। ठीक है, इधर तापमान रहा हुआ है ज्यादा। अब देखो यहाँ पर चमकेगा तो यहाँ तापमान है वो अधिक होगा। यहाँ तापमान इस समय सूर्य जून जुलाई ये जो महीने अगस्त, यहाँ इन समुद्री भाग पर रहता है सूर्य, और समुद्री भाग पर रहने के कारण यहाँ तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब तापमान तो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ एक सिस्टम है, देखो यहाँ पर कौन सा सिस्टम हो गया कि यहाँ पर समुद्री भाग है, और समुद्री भाग धीरे धीरे तो गर्म होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। बल्कि ये जो भाग है ना, ये उत्तरी जो भाग है, ये जो प्राय उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत ले लेते हैं, राजस्थान ले ले, तो ये भाग स्थलीय हैं, ये जल्दी तो गर्म हो जाते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण कहते हैं ना कि जैसे राजस्थान में रात के समय मौसम सुहावना होता है और गर्मियों में दिन के समय लू चलती है, इसी कारण चलती है, क्योंकि ये जो बलुई मिट्टी पाई जाती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, रात के समय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस कारण से रात का मौसम सुहावना हो जाता है गर्मियों में, और दिन का मौसम क्या होता है, लू चलती है, दिन के मौसम में तापमान ज्यादा रहता है, इसी कारण रहता है। अब देखो यहाँ सूर्य चमकेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर सूर्य चमकेगा, इस इलाके में, ये जो इलाका है यहाँ पर सूर्य चमक रहा है। तो जून के बाद में इधर आना शुरू हो जाएगा सूर्य दक्षिण में, ये कर्क रेखा के दक्षिण में, तो ये देखो यहाँ चमकेगा तो इधर तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से समुद्री भाग क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। आगे बात सुनिए, गर्म होंगे तो उनसे वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पर देखो ये हवाएं चलती हैं, जिसको व्यापारिक पवनी कहते हैं, ये व्यापारिक पवनी कहते हैं, ये व्यापारिक पवने देखो। ठीक है,
ये व्यापारिक पवनी तो स्थायी पवनी है जो हमेशा चलती है, ये व्यापारिक पवनी है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, देखो यहाँ वाष्पीकरण अधिक हुआ। अब ये यहाँ पर तिब्बत का पठारी भूभाग है, ये तिब्बत का पठार है, यहाँ पर तिब्बत का पठार। अब तक सूर्य कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा रहता है, तो ये तिब्बत का पठार है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने से यहाँ वायुदाब क्या हो जाता है, वायुदाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा, ठीक है। इधर उत्तरी भारत है तो यहाँ पर भी वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर भी वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तिब्बत के पठार में भी वायुदाब कम और उत्तरी भारत में वायुदाब क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है और वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब क्या रहता है, यहाँ पर वायुदाब अधिक रहेगा, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर वायुदाब क्या रहता है, अधिक, वायुदाब अधिक रहेगा, ठीक है। तो हमेशा एक नियम रहता है कि हवाएं किधर चलेगी, अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। और वैसे भी ये पवने हैं, व्यापारिक पवने जो इधर चलती हैं, इधर चल रही हैं। अब देखो ये पवने इधर जा रही है, लेकिन एक फेरल का नियम है, वो फेरल का नियम क्या कहता है कि हवाएं हमेशा अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, हवाएं हमेशा अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। अब देखो इधर दक्षिण गोलार्ध में वायुदाब अधिक है, इधर जो तिब्बत का पठार है यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, उत्तरी भारत में भी वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, इधर वायुदाब अधिक है। अब ये हवाएं व्यापारिक पवने जा रही हैं, तो ये क्या होगी, इधर से जा रही हैं, ठीक है। अब ये जो पवने है ना, ये क्या होगी कि फेरल के नियमों अनुसार इधर मुड़ जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी इस प्रकार से, ये हवाएं भी इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे चलती है, देखो इधर से इधर चलती है, ठीक है, ये ऐसे चलती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ गर्म होकर के ऊपर उठती है। जैसे ये 23.5 से हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं आ रही हैं, और यहाँ पर ये अंतर उष्ण अभिष्ण क्षेत्र कहते हैं इसको, ITCZ क्षेत्र कहते हैं इसको। ये जो क्षेत्र है 5 डिग्री तक, इसको बोलते हैं ITCZ क्षेत्र, ठीक है, अंतर उष्ण अभिष्ण क्षेत्र कहते हैं इसको। इसका खिसकाव होता है सूर्य के अनुसार, और ये गर्मियों में यहाँ मतलब 25 डिग्री तक पहुंच जाता है, यहाँ 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये 25 डिग्री तक पहुंच जाता है, अंतर उष्ण अभिष्ण क्षेत्र। तो अब इस समय अपन बात करें, देखो ये हवा इधर मुड़ जाएगी भारत की ओर, और भारत के अंदर मानसून है वो प्रवेश कर जाएगा। आइयो की बात सुनिए। अब जब ये हवाएं इधर भारत में प्रवेश करेगी तो ये देखो यहाँ हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी से होकर गुजरेगी। अब यहाँ से जब गुजरेगी ना, यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ से जो जलवाष्प है उसको ये ग्रहण कर लेती हैं, आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं, आर्द्रता को ग्रहण करके और ये भारत और इधर राजस्थान की तरफ क्या करती है, वर्षा करती है। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये हवाएं देखो इधर निम्न वायुदाब हो गया, इधर अधिक वायुदाब, तो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर भारत की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। अब ये हवाएं इधर से प्रवेश करेगी भारत में, देखो ये दक्षिण भाग है, ये पश्चिम भाग है, ये दक्षिण पश्चिम भाग है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको कौन सा मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये जो मानसून होगा ये कौन सा होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये भारत में प्रवेश करेगा गर्मियों के समय। अब देखो 1 से लेकर 5 जून तक, 1 से 5 जून तक ये यहाँ टकराएगा। सबसे पहले ये देखो यहाँ टकराएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ भारत बनाकर ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ा सा भारत बना लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये मैंने भारत बना दिया, देखो छोटा सा बना है क्योंकि मानचित्र को समझाने के लिए थोड़ा छोटा होता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ टकराएगा ये हवा, इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून। अब इस दक्षिणी पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती है, एक अरब सागर की शाखा, ये जो अरब सागर की शाखा,
ठीक है। और ये इधर वाली कौन सी होगी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। अब सबसे पहले मानसून यहाँ टकराता, देखो केरल में 1 से 5 जून, 1 से लेकर के 5 जून तक मालाबार तट के ऊपर टकराएगा, ठीक है। और इनसे वर्षा केवल यहीं पे होती है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो घाटी है दक्षिणी जो है, तो ये जो घाट है ना, इस घाट के सारे सारे ये 900 से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई तक हवाएं चढ़ती हैं और फिर ये यहाँ पर ही क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। क्योंकि यहाँ पर ऊंचा इस प्रकार से भाग है, देखो इस प्रकार का भाग है, तो इधर से हवाएं चढ़ती है, ऐसे ऊपर चढ़ती है और फिर यहाँ ऊपर जाकर के बादल बनते हैं और बादल बन के इस घाट के ऊपर ही वर्षा कर देती है इस प्रकार से। क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई बताने पर तापमान कम हो जाता है और तापमान कम होने से ये जो हवा में आर्द्रता है वो संग्रहित होती है, संग्रहित होने से बादल बनते हैं और बादल बन के फिर यहाँ पर वर्षा होती है। तो इनसे यहाँ पर वर्षा हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तो अरब सागर, ये अरब सागरीय मानसून की 3 शाखा है। तो पहली शाखा तो यहीं पे वर्षा कर देती है, दूसरी शाखा देखो यहाँ से निकलेगी, मुंबई यहाँ नर्मदा ताप्ती यहाँ से जाती है, ठीक है, और ये यहाँ पर वर्षा करती है भारत में। और तीसरी शाखा यहाँ कच्छ सौराष्ट्र गुजरात से यहाँ से जाती है और ये इधर राजस्थान की तरफ बढ़ती है, राजस्थान की ओर से होकर के जाती है तीसरी शाखा। 3 शाखा अरब सागर की मानसून की, एक शाखा यहाँ केरल मलावा तट पर टकराती है जो सबसे पहले वर्षा करती है, ठीक है। दूसरी शाखा इधर से जाती है और तीसरी शाखा यहाँ से जा रही है, ये राजस्थान तक पहुंचती है। लेकिन राजस्थान में इनसे वर्षा बहुत ही कम होती है या बिल्कुल नहीं के बराबर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके समांतर है, इसलिए इन हवाओं को कोई रोक नहीं पाता और ये हवाएं आगे चली जाती है। इस कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, पश्चिम राजस्थान में। देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो ये हवाएं इधर से आ रही हैं, तो ये सीधी आगे की तरफ चली जाती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब उधर तक चली जाती है। लेकिन देखो राजस्थान में वर्षा कैसे होती है, अब ये शाखा है बंगाली खाड़ी की शाखा, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। इधर एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है अराकानियोमा, कानियोमा। ये पर्वत श्रेणी इन शाखाओं को इधर धकेल देती है इन हवाओं को, ठीक है। अब देखो इनकी 2 शाखा हो जाती है, एक शाखा तो यहाँ गंगा जो नदी है वहां से, गंगा यमुना यहाँ से चली जाती है एक शाखा तो, ठीक है। और एक शाखा यहाँ पर मेघालय के अंदर है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, यहाँ पर एक शाखा टकराएगी और टकरा करके यहीं पे क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। जो अपने यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है, मेघालय चेरापूंजी के अंदर। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा और मुख्य जो स्थान देखे तो मोहन सिंह राम का स्थान है, ठीक है। मेघालय जो राज्य है चेरापूंजी, और चेरापूंजी के अंदर मोहन सिंह राम का नाम का स्थान है, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के अंदर, 1300 सेंटीमीटर, ठीक है, से भी अधिक वर्षा हो जाती है कई बार, औसत रूप से 1080 के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ पर वर्षा, दूसरी शाखा यहाँ से आ जाती है, देखो इधर पश्चिम बंगाल, इधर फिर आगे चलते हैं तो ये गंगा और यमुना इधर नदी घाटियों के आसपास वर्षा करती हुई और ये यहाँ पंजाब और हरियाणा तक हिमाचल प्रदेश में पहुंचता और इधर से ये शाखा आ जाती है और दोनों यहाँ पर मिलती हैं और फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वर्षा होती है इन शाखा से, ठीक है। तो इन शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है। तो राजस्थान में अगर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाली खाड़ी की शाखा से होती है। और सर्वाधिक क्षेत्र पर अगर बात करें ना, क्षेत्र में सर्वाधिक, तो ये कौन से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर वर्षा है वो कौन से मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और कौन सी शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है, तो बंगाली खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। देखो ये बंगाली खाड़ी की शाखा इधर से, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला आगे आ जाती है और इस भाग में ज्यादा वर्षा होती है, और इधर जाती है तो वर्षा कम होती चली जाती है। तो ये देखो ये हो गया पूर्वी, और ये कौन सा, दक्षिणी। दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा वो घटती चली जाएगी, ठीक है। और उत्तर पश्चिम से इधर दक्षिणी पूर्व की ओर वर्षा इधर से इधर क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से वर्षा होती है। आपको समझ में आई होगी बात कि राजस्थान में वर्षा कैसे होती है। तो एक तो इधर अरब सागर का मानसून, इधर बंगाली खाड़ी का मानसून है। अरब सागर की 3 शाखाएं, एक तो यहाँ पर है, ये केरल के तट पर टकराती है, मालाबार तट पर यही वर्षा कर देती है। दूसरी शाखा ये यहाँ तक वर्षा करती है, ठीक है।
जो यहाँ मुंबई या नर्मदा ताप्ती घाटियों से वर्षा करती हुई यहाँ तक वर्षा करती है। ठीक है, और तीसरी शाखा ये कच्छ यहाँ सौराष्ट्र से जाती है और ये राजस्थान को पार करके ऊपर तक चली जाती है। और इधर बंगाली खाड़ी की दो शाखा, एक तो यहाँ अराकान यमा पर्वत श्रृंखला इन हवाओं को इधर धकेल देता है, एक शाखा तो यहाँ गारो खास जयंतिया पहाड़ियां हैं, यहाँ पर मेघालय के अंदर मोनसीराम नाम का स्थान है चेरापूंजी में, तो वहां पर सर्वाधिक वर्षा। एक शाखा इधर से भारत में आती हुई और ये यहाँ हिमाचल तक पहुंच जाती है, तो इधर हिमाचल में दोनों शाखाएं मिलती है और पंजाब हरियाणा राजस्थान में ये वर्षा करती है। तो एक तो अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। इस मानसून को कौन सा मानसून बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिम मानसून, क्योंकि ये भारत में दक्षिण और पश्चिम से प्रवेश करता है। और अगर बात करें सबसे पहले भारत में वर्षा कहां पर होती है, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 20 जून को ही वर्षा हो जाती है सर्वाधिक। और भारत की भूमि पर बात करें तो सबसे पहले मालाबार तट केरल में सबसे ज्यादा पहले वर्षा होती है, 1 से 5 जून के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। और मई में, ये मई हो जाएगा, मई, ठीक है। और राजस्थान में वर्षा 15 जुलाई के आसपास होती है मुख्य रूप से अगर बात करें तो 15 जुलाई से स्टार्ट वर्षा होती है, पूरे राजस्थान में वर्षा इधर होती है। और पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा है अधिक होती है, और इधर वाले भाग में क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून, ये दोनों मानसून आप समझ गए होंगे शायद। अब सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा वो झालावाड़ में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहां होगी? झालावाड़ के अंदर होगी। सबसे कम वर्षा है इधर जैसलमेर की तरफ होती है, सबसे कम वर्षा है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? झालावाड़ में। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो यहाँ बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में वर्षा होती है। और सबसे कम इधर जैसलमेर की तरफ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आ गई होगी वर्षा किस प्रकार से होती है। तो ये था ग्रीष्मकालीन मानसून। ये कौन सा था? ग्रीष्मकालीन मानसून। शायद आपके समझ में आ गया होगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो जैसे ही इधर तिब्बत का पठार है, इधर उत्तरी भारत है, तो यहाँ ग्रीष्म काल के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। इधर वायुदाब है वो अधिक रहता है। अब देखो सूर्य इस समय यहाँ चमकेगा जून के महीने में, जून जुलाई अगस्त में महासागरों के ऊपर चमकेगा, तो यहाँ से वाष्पीकरण अधिक होगा और इधर से हवाएं आएगी। तो फेरल के नियम के अनुसार ये देखो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर ऐसे मुड़ जाएगी। देखो इधर जाते हैं ऐसे, तो ये दाईं ओर मुड़ जाएगी, तो ये दाईं ओर इधर मुड़ती है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से जल को ग्रहण कर लेती है, आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है और भारत में क्या करती है? वर्षा करती है। और इसकी दो शाखाएं, एक अरब सागर की और एक बंगाली खाड़ी की। अरब सागर की 3 शाखाएं, बंगाली खाड़ी की 2 शाखाएं, जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं शीतकालीन मानसून की। शीतकालीन मानसून की अगर बात करें तो शीतकालीन मानसून देखो यहाँ से आता है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, ठीक है। आगे होगी बात, इधर से जो हवाएं आती हैं, ये देखो जेट स्ट्रीम हवाओं के साथ इधर आ जाती है। ऊपर जैसे 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से ये इधर आती है। और ये जब भी भूमध्य, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ये पश्चिम की तरफ से आती है, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये यहाँ से आती है, ये जब भूमध्य सागर से इधर से इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान से होती हुई और ये भारत में प्रवेश करती है। और ये जब भूमध्य सागर से होकर के गुजरती है ना, तो ये जल ग्रहण कर लेती है और जल ग्रहण करके और देखो ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करके और इस इलाके में, जो भारत का ये इलाका इधर से प्रवेश करती है, इधर से प्रवेश करती है और इस इलाके में ये क्या करती है? वर्षा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मावठ। क्या कहते हैं? मावठ या मावटा। शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? मावठ, मावटा या प्रागवाट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है? उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। तो पश्चिम से आने वाली हवाएं पश्चिमी विक्षोभ है, वो जब भूमध्य सागर से होकर के गुजरती है, ठीक है, तो ये आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। और आर्द्रता को ग्रहण करके और जब ये यहाँ आती है तो एक तरफ तो तिब्बत का पठारी भूभाग आता है, तो ये भारत की तरफ एक शाखा तो ऊपर से चली जाती है इधर से जेट स्ट्रीम की, और एक शाखा जब भारत में प्रवेश करती है तो उनके साथ ये हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत में यहाँ पर वर्षा करती हैं। जो यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन भाग में वर्षा करती हैं, जो हल्की बूंदाबांदी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मावठ, मावटा, ठीक है, या प्रागवाट इसको
कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। और रबी की फसल के लिए बहुत ही क्या होती है, लाभदायक होती हैं, ठीक है। तो ये ग्रीष्मकालीन और ये शीतकालीन मानसून हो गया। आगे होगी बात, सर्वाधिक वर्षा जलवायु में होती है। बाकी सारे जो फैक्ट है वो अपन पढ़ेंगे बाद में कि कहाँ ज्यादा तापमान, कहाँ कम, कहाँ आर्द्रता ज्यादा है, कहाँ कम है, तो ये भी अपन बात करेंगे। तो अभी फिलहाल अपन इतना ही समझ रहे हैं। तो ये आपके मानसून शायद समझ में आया होगा। अब देखो अब क्या होता है कि देखो यहाँ मध्य जून से लेकर फिर सितंबर तक यहाँ भारत और राजस्थान में क्या होती है, वर्षा होती है। उसके बाद में जो देखो सितंबर 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य इधर आना शुरू होता है ना, तो इधर क्या होता है कि तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और इधर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इधर उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में इधर वायुदाब अधिक हो जाएगा और इधर दक्षिण गोलार्ध में वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो हवाएं इधर प्रवेश की, ये हवाएं इधर से लौटनी शुरू हो जाएगी, ऐसे वापिस लौटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये किधर जाएगी, इधर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएगी, इधर जाएगी ये दक्षिणी गोलार्ध की। और इधर तापमान है वो कम हो तो वायुदाब बढ़ जाएगा, इधर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम हो जाएगा। तो ये हवाएं वापिस इधर स्टार्ट हो जाएगी लौटनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन का काल या लौटते हुए मानसून का काल। जो कौन सा महीना होता है, अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। अब देखो इधर से लौट रहा है ये मानसून। अब लौटते हुए मानसून से यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। ये मानसून यहाँ से जल ग्रहण कर लेता है बंगाली खाड़ी से, और ये जो इधर वाला तटीय भाग है, पूर्वी तटीय भाग है, इस पर क्या करता है, वर्षा करता है और ये आगे चला जाता है। तो लौटते हुए मानसून से आप ध्यान रखना कहाँ पर वर्षा होती है, तमिलनाडु में, इधर पूर्वी तट के ऊपर होती है, ठीक है। अन्यथा ये जो पूर्वी तटीय भाग है यहाँ पर वर्षा नहीं होती। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इनसे इस भाग में वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट के इधर वाले भाग में वर्षा होती है, ये इधर होती है। और इधर जब हवाएं उतरती है तो ये शुष्क हो जाती है, और शुष्क हवाएं हो जाती है तो फिर यहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो इस भाग में पहले वर्षा नहीं होती इस तट के ऊपर, ठीक है। इससे केवल लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, लौटते हुए मानसून से वर्षा, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। बाकी तो मानसून बहुत लंबा चौड़ा समझने के लिए, अगर आपको छोटी छोटी चीजें मैं बताऊं तो आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, मतलब 5-6 घंटों का वीडियो बन जाता है। लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ जो आपके काम में आपको लगभग समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। तो ये लौटते मानसून से वर्षा होती है, ये आप ध्यान रखना। तो मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर और नवंबर का महीना, और नवंबर के महीने में यहाँ पर वर्षा होती है। अब मानसून है वो लौट गया। अब देखो दिसंबर का महीना आता है तो सूर्य यहाँ आ जाएगा, कौन सी रेखा पर, मकर रेखा के ऊपर, और यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। तो तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पर तापमान है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सी ऋतु शुरू हो जाएगी, शीत ऋतु। तो ये वैसे मध्य दिसंबर से और कब तक, फरवरी तक यहाँ पर कौन सी ऋतु रहेगी, शीत ऋतु रहेगी। तो यहाँ पर तापमान राजस्थान में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शीत ऋतु। आगे होगी बात समझनी ऋतु। तो ये 3 ऋतुएं हो गई। जिस प्रकार से सूर्य उसी प्रकार से ऋतुएं चलती हैं, उसी प्रकार से अंत उष्ण विषुवत क्षेत्र भी आगे पीछे ये सकता उसमें होता रहता है, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा हो गया, तो दिसंबर हो गया। सबसे गर्म महीना कौन सा हो गया, तो जून हो गया है। और राजस्थान में सबसे सीधी जो है यहाँ पर चमकेगी, सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, यहाँ बांसवाड़ा में, कर्क रेखा के ऊपर बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी, गंगानगर के अंदर पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये अपनी 3 ऋतुएं दोस्तों आपको शायद समझ में आई होगी। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून से फिर सितंबर तक कौन सी हो जाएगी, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, अरब सागर की शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा। शीतकालीन जो शाखा है वो इधर से जेट स्ट्रीम हवाओं के साथ आती है, भूमध्य सागर शाखा से भूमध्य सागर से होकर के आती है, तो ये जल ग्रहण कर लेती है। और इधर ये पश्चिमी जो भारत है उसमें वर्षा करता है, जिसमें राजस्थान में भी वर्षा होती है, जिसको बोलते हैं मावट, मावटा, प्रागवाट, जिसे रबी की फसल के लिए उपयोगी है। और जब उसके बाद में शीत ऋतु में सबसे पहले क्या लौटता हुआ मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर और नवंबर में ये हवाएं इधर लौट जाती है, क्योंकि इधर वायुदाब क्या हो जाता है,
अधिक हो जाता है और इधर वायुदाब नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हवा इधर जाएगी। इसको मानसून प्रत्यावर्तन काल, ये इसको उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा केवल कहाँ होती है, यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद में सूर्य इधर आ जाएगा दिसंबर के महीने में, तो इधर उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु बढ़ जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। तो राजस्थान में कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो शीत ऋतु की बात करें तो मुख्यतः मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। और अब फरवरी के बाद में अगर बात करें तो वापिस गर्मी की ऋतु शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जिस प्रकार से सूर्य की गति हो रही है, सूर्य जिधर भ्रमण कर रहा है ना, किरणें पड़ रही हैं, उसी प्रकार से ऋतुएं चलती हैं। तो ये थी ऋतुएं अपन ने पढ़ी। आगे की वीडियो में अपन फिर जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो अपन ने पूरी चीजें नहीं पढ़ी दोस्तों, बहुत सारी है जलवायु में। आगे वाले वीडियो में इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोपेन थानवेट की जलवायु के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।